अब देखो, लॉज ऑफ मोशन हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? लॉज ऑफ मोशन में हम लोग कई बार बात करते थे किसकी? कांटेक्ट फोर्स की। अब देखो, लॉज ऑफ मोशन हम लोगों ने क्या डिफाइन किया था? वहां पर हम लोगों ने डिफाइन किया था कि अगर मान लो ग्राउंड है और ग्राउंड के ऊपर हम क्या कर रहे हैं? किसी ब्लॉक को लाके प्लेस कर रहे हैं, तो वहां पे हमने क्या डिफाइन किया था? वहां पे हमने डिफाइन किया था कि जब दो बॉडीज कांटेक्ट में आती हैं तो वहां पे क्या होते हैं? इसके भी एटम्स होंगे और इसके भी यहां पे क्या होंगे? एटम्स होंगे। और इन एटम्स में क्या प्रेजेंट है? चार्ज पार्टिकल। तो वहां पे हम लोगों ने क्या डिफाइन किया था कि जब दो बॉडीज कांटेक्ट में आती है तो उनके एटम्स के चार्ज पार्टिकल आपस में क्या करते हैं? इंटरेक्ट करते हैं, और एज अ रिजल्ट ऑफ दिस इंटरेक्शन वहां पे डेवलप होता है कांटेक्ट फोर्स। देखो, यही चीज हमने डिस्कस करी थी, नहीं डिस्कस की थी। तो जब ये ब्लॉक ग्राउंड के कांटेक्ट में आएगा तो इन दोनों के एटम्स के चार्ज पार्टिकल आपस में इंटरेक्ट करते हैं, और एज अ रिजल्ट ऑफ दिस इंटरेक्शन जो फोर्स डेवलप होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी बोलते थे। यहां पे इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का नाम हमने क्या दिया है? कांटेक्ट फोर्स नाम दिया है। अब जो भी कांटेक्ट फोर्स होगा, इस कांटेक्ट फोर्स के वहां पे दो कंपोनेंट थे। एक तो वो कंपोनेंट था जो कांटेक्ट सरफेस पे क्या था? परपेंडिकुलर था। और इसी कांटेक्ट फोर्स का एक और कंपोनेंट था जो कांटेक्ट सरफेस के क्या था? पैरेलल था। तो कांटेक्ट फोर्स का वो कंपोनेंट जो कांटेक्ट सरफेस से परपेंडिकुलर होता है उसको हमने नाम क्या दिया था? नॉर्मल। देखो, यही था कि नहीं था? और इसी कांटेक्ट फोर्स का वो कंपोनेंट जो कांटेक्ट सरफेस के पैरेलल चलता है उसको वहां पे हम लोग क्या नाम देते थे? फ्रिक्शन। देखो, यही है कि नहीं है? फिर वहां पे हमने ये भी डिफाइन किया था कि जो भी फ्रिक्शन है या फिर जो भी नॉर्मल है वो कांटेक्ट फोर्स का ही वहां पे क्या है? कंपोनेंट है। अब मुझे अगर इन तीनों फोर्स को रिलेट करना है तो हम कैसे रिलेट करेंगे? अगर मुझे किसी वेक्टर के एक्स और वाई दोनों कंपोनेंट मालूम है तो जो भी वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ए एक्स का मतलब क्या हो गया? एन स्क्वायर प्लस क्या हो गया? एफ स्क्वायर। तो अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर ये यहां पे क्या देगा? टोटल कांटेक्ट फोर्स देगा। तो कई बार जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वहां पे हम लोग कांटेक्ट फोर्स की बात करते हैं। तो जो भी कांटेक्ट फोर्स होगा वो नॉर्मल और फ्रिक्शन का वहां पे क्या होगा? सम होगा। अब देखो, इससे पहले जब हमने लॉज ऑफ मोशन में क्वेश्चन सॉल्व किए थे तो वहां पे हमने सरफेस को परफेक्टली स्मूथ या फिर फ्रिक्शनलेस कंसीडर किया था। अब आगे जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पे हम किसकी बात करेंगे? फ्रिक्शन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है वहां पे फ्रिक्शन। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो वहां पे कौन सा फोर्स? तो नेक्स्ट हेडिंग डालो वहां पे फ्रिक्शन फोर्स या फ्रिक्शनल फोर्स। अब देखो, जब हम फ्रिक्शन की बात करते हैं तो कुछ एग्जाम्पल कंसिडर करो। सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है कि मान लो ये ग्राउंड है और जो भी ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर पर्सन जो है, पर्सन वहां पे क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। अब देखो, जो भी पर्सन है, पर्सन ग्राउंड पे कहां जा रहा है? राइट की ओर जा रहा है। मान लो इनिशियली पर्सन ये रेस्ट में था, कुछ टाइम बाद ये पर्सन कहां जा रहा है? राइट की ओर जा रहा है। अब बताओ, अगर मैं न्यूटन का फर्स्ट लॉ यूज करूं तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? न्यूटन का फर्स्ट लॉ बोलता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो बॉडी रेस्ट में रहेगी अनलेस एंड अनटिल उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है। तो जब ये पर्सन रेस्ट में था तो उस टाइम पे एक तो पर्सन के ऊपर नॉर्मल लग रहा था, दूसरा यहां पे क्या लग रहा था? mg लग रहा था। अब ये अगर पर्सन चलना स्टार्ट कर रहा है राइट की ओर तो ये पॉसिबल तभी हो पाएगा जब इसने यहां पे इस डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स क्या किया होगा? एक्सपीरियंस किया होगा। तो इस केस में अगर मैं तुमसे पूछता हूं कि कौन सा फोर्स है जिसके कारण ये पर्सन राइट की ओर जा रहा है, तो मेरा आंसर वहां पे क्या है? फ्रिक्शन है।
तो फ्रिक्शन वो फोर्स है जो यहां पे पर्सन को चलने में क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। तो अभी तक हम लोग 9-10 में जब पढ़ते थे तो ज्यादातर केस में हम लोग बोलते थे कि फ्रिक्शन जो है वो हमेशा क्या करता है, मूवमेंट को अपोज करता है। लेकिन ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जहां पे फ्रिक्शन बॉडी के मूवमेंट को क्या करता है, सपोर्ट करता है। तो ये केस है जहां पे हम क्या बोलते हैं कि पर्सन अगर ग्राउंड पे चल पा रहा है तो किसके कारण चल पा रहा है, वो चल पा रहा है ड्यू टू फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन वो फोर्स है जो पर्सन को चलने में क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। अब फिर देखो, अगर मैं दो केस कंसिडर करूं, मान लो फर्स्ट केस में पर्सन चल रहा है किसके ऊपर, सैंड के ऊपर, और सेकंड केस में जो पर्सन है, पर्सन मूव कर रहा है आइस पे। तो एक केस में पर्सन सैंड पे चल रहा है, एक केस में पर्सन किस पे चल रहा है, आइस पे चल रहा है। अब जो भी पर्सन है तो यहां पे दो पर्सन है, दोनों ही पर्सन मूव करना स्टार्ट करते हैं सरफेस पे। एक मूव करना स्टार्ट करता है सैंड पे या फिर एक मूव करना स्टार्ट करता है आइस पे। अब मैं अगर तुमसे पूछता हूं कि टी टाइम बाद दोनों पर्सन एक साथ चलना स्टार्ट करते हैं और पूछता हूं कि टी टाइम बाद किसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया होगा, तो हमारा आंसर क्या होगा कि जो पर्सन सैंड पे है, जो पर्सन सैंड पे होगा या रफ सरफेस पे होगा या फिर रोड पे होगा, उसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा एज कंपेयर टू दिस पर्सन जो कि किस पे मूव कर रहा है, आइस पे मूव कर रहा है। क्योंकि अभी हम लोगों ने क्या बोला, अभी हम लोगों ने बोला कि जब भी हम ग्राउंड पे चलते हैं तो फ्रिक्शन ही वो फोर्स है जो हमारे मूवमेंट को क्या करता है, सपोर्ट करता है। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, सरफेस जितना ज्यादा रफ होगा फ्रिक्शन उतना ही क्या होगा, लार्ज होगा, और फ्रिक्शन जितना ज्यादा लार्ज होगा पर्सन को चलना उतना ही क्या हो जाएगा, वहां पे इजी हो जाएगा। तो टी टाइम बाद अगर हम इन दोनों पर्सन को देखेंगे तो जो पर्सन रोड या सैंडी एरिया पे होगा या सैंडी सरफेस पे होगा उसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा एज कंपेयर टू दिस पर्सन। अब ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहां पे हम बोल सकते हैं कि फ्रिक्शन जो है वो हमारे मूवमेंट को क्या करता है, सपोर्ट करता है। अब जैसे एक और एग्जाम्पल देखो, मान लो ये मेरा हैंड है और हैंड के ऊपर मैंने इस तरह से इस मार्कर को लाके प्लेस कर दिया, क्लियर हो। अब मैं अगर इस मार्कर की बात करूं तो बताओ इस मार्कर के ऊपर फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं, तो एक तो लग रहा है मेरे ग्राउंड की एक तो लग रहा होगा मेरे सरफेस की नॉर्मल जो कि कहां है, वर्टिकली अपवर्ड। दूसरा यहां पे क्या होगा, इसका वेट जो कहां एक्ट कर रहा होगा, डाउनवर्ड। तो इस केस में नॉर्मल किसके बराबर है, mg के बराबर है। अब अगले स्टेप में मैं क्या कर रहा हूं, अपने इस हैंड को इस तरह से आगे लेके आ रहा हूं। अब बताओ जब मैं इस हैंड को इस तरह से आगे लेके आता हूं तो कौन सा फोर्स है जो पेन को आगे लेके जा रहा है। अब ध्यान है, ये मस्कुलर फोर्स नहीं है, क्योंकि मस्कुलर फोर्स कब लगता, जब मैं इस तरह से पेन को होल्ड करके लगता। अगर मैंने पेन को इस तरह से होल्ड करके रखा है और अब मैं बोल रहा हूं कि पेन को आगे लेके आ रहा हूं, तो ये जो फोर्स होगा ये मेरा यहां पे क्या होगा, मस्कुलर फोर्स होगा। लेकिन यहां पे मैंने पेन को इस तरह से प्लेस किया है हाथ के ऊपर या हैंड के ऊपर। अब जैसे ही मैं अपने हाथ को आगे लेके आता हूं तो पेन आगे मूव करता है। अब देखो ये पेन अगर आगे मूव कर रहा है इसका मतलब है कि न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग इस डायरेक्शन में कोई फोर्स होना चाहिए। अब वो फोर्स कौन होगा, वो फोर्स आएगा मेरे हाथ के सरफेस से। मेरे हैंड से एक तो नॉर्मल लग सकता है और दूसरा कौन सा फोर्स लग सकता है, दूसरा फोर्स लग सकता है फ्रिक्शन। तो इस केस में फ्रिक्शन ही वो फोर्स है जो पेन को क्या कर रहा है, आगे लेके आ रहा है। क्लियर हो। इस केस में मैं पेन को आगे नहीं लेके जा रहा हूं, इस केस में फ्रिक्शनल वो फोर्स है जो पेन को कहां लेके जा रहा है, आगे लेके जा रहा है। तो फ्रिक्शन वो फोर्स होता है जो कुछ केसेस में बॉडी के मूवमेंट को अपोज करता है और कुछ केसेस में बॉडी के मूवमेंट को क्या करता है, सपोर्ट भी करता है। अब मान लो वहां पे हमने इसी ब्लॉक को हमने ग्राउंड पे लाके प्लेस किया। अच्छा, उससे पहले तुम लोग फ्रिक्शन की डेफिनेशन भी नोट डाउन करो। अगर मुझे फ्रिक्शन को डिफाइन करना होगा तो फ्रिक्शन को हम क्या डिफाइन करेंगे,
फ्रिक्शन को हम डिफाइन करेंगे कि ये कांटेक्ट फोर्स का वो कंपोनेंट है जो कांटेक्ट सरफेस के कैसा लगता है, पैरेलल लगता है। तो फ्रिक्शन को हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, फ्रिक्शन को हम डिफाइन कर रहे हैं, इट इज अ कंपोनेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स विच ऑलवेज एक्ट्स पैरेलल टू द कांटेक्ट सरफेस। क्लियर? फ्रिक्शन को हम लोग क्या डिफाइन कर रहे हैं, फ्रिक्शन को हम डिफाइन कर रहे हैं, इट इज द कंपोनेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स विच ऑलवेज एक्ट्स पैरेलल टू द कांटेक्ट सरफेस। तो कांटेक्ट फोर्स का वो कंपोनेंट जो कांटेक्ट सरफेस के पैरेलल लगता है हमेशा, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन बोलते हैं। अब मान लो इस ब्लॉक को हमने किस पे लाके प्लेस कर दिया, इस ब्लॉक को हमने ग्राउंड पे लाके प्लेस कर दिया। अब देखो, अगर हम नेकेड आई से देखते हैं, अगर हम इसको हम नेकेड आई से देख रहे हैं तो हमें दोनों ही सरफेस अप्रोक्सीमेटली क्या दिखाई देते हैं, हॉरिजॉन्टल दिखाई देते हैं। लेकिन अगर मैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके देखूंगा तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे कोई भी सरफेस परफेक्टली हॉरिजॉन्टल नहीं होता है। तो अगर इसी टेबल या ग्राउंड को मैं अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखता हूं, मान लो यहां पे इस तरह से क्या है, एक मैग्नीफाइंग लेंस है और इसके थ्रू अब मैं क्या कर रहा हूं, स्टडी कर रहा हूं। तो जब मैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके देखूंगा तो ये सरफेस मुझे कुछ इस तरह से क्या होगा, अनइवन दिखाई देगा। अब ये जो ब्लॉक है, ब्लॉक का सरफेस भी यहां पे क्या होगा, अनइवन होगा। तो ये जो डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है ब्लॉक का, ये मैंने ड्रॉ किया है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। अब देखो, सबसे पहले तो हम डिफाइन करते हैं फ्रिक्शन की डेफिनेशन, जो हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फ्रिक्शन के कॉजेस की। तो फ्रिक्शन किस कारण से डेवलप होता है, या फिर फ्रिक्शन का वहां पे रीजंस क्या है। तो फ्रिक्शन के डेवलप होने के दो कॉजेज हैं। जो फर्स्ट कॉज है वो हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, फर्स्ट कॉज को हम लोग डिफाइन करते हैं इंटरलॉकिंग। अब इंटरलॉकिंग का मतलब क्या होता है, तो इंटरलॉकिंग में हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, जब हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके देख रहे हैं तो ग्राउंड कुछ जगह ऐसी होगी जहां पे ग्राउंड का सरफेस क्या होगा, ऊपर की ओर होगा, और कुछ जगह ऐसी होगी जहां पे ग्राउंड का सरफेस वहां पे क्या होगा, डिप्रेस्ड रहा होगा। सिमिलरली ब्लॉक के केस में भी क्या होगा, कुछ पोर्शन ऐसा होगा जो यहां पे क्या होगा, उठा हुआ होगा, और ब्लॉक का कुछ पोर्शन ऐसा होगा जो वहां पे क्या होगा, डिप्रेस्ड होगा। अब कुछ जगह ऐसी बनती हैं यहां पे जहां पे क्या हो रहा है, ब्लॉक का जो रेज्ड पोर्शन था, ब्लॉक का जो उठा हुआ पोर्शन है, वो ग्राउंड के डिप्रेस्ड पोर्शन के बीच में आ रहा है। और इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है कि मान लो ये ग्राउंड का डिप्रेस्ड पोर्शन है और इसके बीच में ब्लॉक का रेज्ड पोर्शन आ गया, तो इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है उसको वहां पे हम इंटरलॉकिंग बोलते हैं। इसका उल्टा भी हो सकता है कि जहां पे ब्लॉक का डिप्रेस्ड पोर्शन है वहां पे ग्राउंड का रेज्ड पोर्शन आ रहा है, तो इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है उसको हम इंटरलॉकिंग बोलते हैं। अब मान लो यहां पे कोई पर्सन है और ये जो पर्सन है, ये पर्सन ब्लॉक को क्या कर रहा है, पुश करने की कोशिश कर रहा है। अब जैसे ये पर्सन ब्लॉक को पुश करने की कोशिश करेगा तो ये जो इंटरलॉकिंग बन गई है वो ब्लॉक के मूवमेंट को क्या करती हैं, अपोज करती हैं। तो जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसी टाइम पे ब्लॉक मूव नहीं कर पाता है। तो पहला जो रीजन आता है फ्रिक्शन का वो आता है ड्यू टू इंटरलॉकिंग। फिर नेक्स्ट जो रीजन आता है वो यहां पे क्या आता है, जब हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देख रहे हैं तो कई जगह ऐसी होंगी जहां पे ब्लॉक के पार्टिकल ग्राउंड के पार्टिकल के क्या होंगे, कांटेक्ट में आएंगे। और जिस जगह ब्लॉक के पार्टिकल ग्राउंड के कांटेक्ट में आते हैं, पार्टिकल का मतलब यहां पे क्या है, एटम्स की हम बात कर रहे हैं, तो जिस जगह ये दोनों एटम्स कांटेक्ट में आते हैं तो वहां पे ये लोग आपस में मिलके बॉन्डिंग फॉर्म कर देते हैं। और ध्यान ना, इस बॉन्डिंग को हम केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोवैलेंट, कोवैलेंट, इस तरह की बॉन्डिंग की नहीं बात करते हैं।
इस बॉन्डिंग को जो हम नाम देते हैं फिजिक्स में, उसको हम बोलते हैं कोल्ड वेल्डिंग। ये टर्म हम लोग हायर क्लासेस में डिफाइन करते हैं, लेकिन तुम लोग अभी इतना केवल याद रखना है कि जब दोनों बॉडी कांटेक्ट में आ रही हैं तो कुछ जगह ऐसी होंगी जहां पे इन दोनों के एटम्स कांटेक्ट में आएंगे और ये एटम आपस में मिलकर क्या कर रहे हैं, एक तरह का बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, और इस बॉन्डिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, कोल्ड वेल्डिंग बोलते हैं। अब बताओ, जब ये पर्सन ब्लॉक को पुश करेगा तो इन दोनों एटम्स के बीच में जो बॉन्डिंग बन चुकी है वो ब्लॉक के मूवमेंट को क्या करेगी, अपोज करेगी। तो इसके कारण भी ब्लॉक मूव नहीं कर पाता है। तो जब ये पर्सन ब्लॉक को मूव कराने की कोशिश करता है तो वहां पे दो रीजंस होते हैं जिसके कारण ब्लॉक मूव नहीं कर पाता है। फर्स्ट रीजन होता है इंटरलॉकिंग, और दूसरी जो होती है वो होती है वहां पे इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग, या फिर हम इसको नाम क्या दे रहे हैं, इसको हम नाम दे रहे हैं कोल्ड वेल्डिंग। अब यही दो रीजंस हैं जिनके कारण फ्रिक्शन वहां पे क्या होता है, डेवलप होता है। तो अगर कोई हमसे पूछ रहा है कि फ्रिक्शन के रीजंस क्या हैं, तो फ्रिक्शन का जो भी रीजन है वो इन दोनों का यहां पे कंबाइंड अफेक्ट है। क्लियर हुआ? तो सबसे पहले हमने डिफाइन करी फ्रिक्शन की डेफिनेशन, नेक्स्ट हमने डिफाइन किया फ्रिक्शन के कॉजेस। अब जो नेक्स्ट आता है वो आता है टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। अब देखो, फ्रिक्शन को जब हम क्लासिफाई करते हैं तो फ्रिक्शन को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक जो फ्रिक्शन होता है, एक फ्रिक्शन को हम लोग नाम देते हैं स्टैटिक, और फ्रिक्शन का जो दूसरा पार्ट होता है उसको हम लोग नाम क्या देते हैं, काइनेटिक। क्लियर? तो फ्रिक्शन को हम लोग अभी दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट को हम लोग बोल रहे हैं स्टैटिक, और सेकंड पार्ट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, काइनेटिक। अब स्टैटिक की हम बात कब करते हैं, स्टैटिक की हम बात करते हैं, अब देखो स्टैटिक फ्रिक्शन की हम लोग बात कब करेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन की हम बात करेंगे जब बॉडी हमारी कैसी होगी, रेस्ट में होगी। अब रेस्ट का मतलब क्या है, रेस्ट का मतलब है कि जिन दो बॉडी के बीच में हम फ्रिक्शन देख रहे हैं उनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए। आइए मैं इसको आगे कुछ एग्जांपल के साथ डिस्कस भी करूंगा। और काइनेटिक फ्रिक्शन कब डेवलप होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन डेवलप होता है जब बॉडी मोशन में होती है। मोशन का मतलब है कि जिन दो सरफेस के बीच में हम फ्रिक्शन देख रहे हैं उन दोनों सरफेस के बीच में बॉडी का क्या हो रहा है, रिलेटिव मोशन हो रहा है। जैसे देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूं। फर्स्ट एग्जांपल लो यहां पे कि एक इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड का एंगल थीटा है, और इस इंक्लाइंड प्लेन पे हमने एक ब्लॉक को लाके प्लेस कर दिया। अब देखो इंक्लाइंड पे जब हम किसी ब्लॉक को लाके प्लेस करते हैं तो कई बार ये ब्लॉक रेस्ट में रहता है और कई बार ये ब्लॉक हमारा क्या कर जाता है, स्लाइड कर जाता है। अब मान लो जब इंक्लाइंड प्लेन पे हमने ब्लॉक को लाके प्लेस किया तो ये ब्लॉक अभी हमारा कैसा है, रेस्ट में। अब ये ब्लॉक अगर रेस्ट में है और यहां पे अगर मैं बोल रहा हूं कि सरफेस मेरा कैसा है, रफ है। अब बताओ फ्रिक्शन किसके बीच में डेवलप हो सकता है, तो फ्रिक्शन डेवलप हो सकता है बिटवीन दिस ब्लॉक एंड दिस इंक्लाइंड प्लेन। अब इन दोनों सरफेस के बीच में कोई मोशन नहीं हो रहा है, कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, तो इसलिए फ्रिक्शन मेरा वहां पे क्या है, स्टैटिक है। तो रेस्ट का मतलब यह भी होता है नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू बॉडीज, नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू बॉडीज, या फिर हम बोल सकते हैं नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू सरफेसेस। फिर नेक्स्ट एग्जांपल लिखो वहां पे कि मान लो ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर हमने क्या किया, दो ब्लॉक को लाके प्लेस कर दिया, M1 और दूसरा क्या है, M2 है। अब देखो M1 M1 को हमने ग्राउंड पे लाके प्लेस किया, उसके ऊपर हमने एक और ब्लॉक M2 को लाके प्लेस कर दिया, और M1 ब्लॉक के ऊपर अब हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अब देखो ये एक एक्सपेरिमेंट है और जो मैं रिजल्ट बोलने जा रहा हूं
उस रिजल्ट को हम लोग प्रैक्टिकली चेक कर सकते हैं। तो तुम लोग जैसे अगर टेबल के ऊपर बैठे हुए हो तो टेबल के ऊपर एक बुक के ऊपर दूसरी बुक के लाके प्लेस कर दो। अब क्या करो, नीचे वाली बुक को स्लोली पुल करो। तो इस जो भी हमने फोर्स अप्लाई किया है वो फोर्स हमने अप्लाई किया है स्मॉल। अब करके देखो इस चीज को, अगर मैं नीचे वाली बुक को स्लोली पुल करता हूं तो फोर्स अगर स्मॉल होता है तो उस केस में ये दोनों बुक हमें एक साथ चलते हुए दिखाई देती हैं। देखो ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, करके देखो इस प्रैक्टिकल को। फिर अगर मैं नीचे वाली बुक के ऊपर बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई करूंगा तब तो ये दोनों ब्लॉक या ये दोनों बुक मेरी वहां पे क्या कर जाएगी, स्लिप कर जाएगी। अब इस केस में हम क्या कर रहे हैं, फोर्स स्मॉल अप्लाई कर रहे हैं। फोर्स अगर स्मॉल अप्लाई करोगे तो उस केस में दोनों ब्लॉक कैसे मूव कर रहे हैं, एक साथ। तो यहां पे हम बोल रहे हैं बोथ द ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर। इसका मतलब है कि जो ऑब्जर्वर ग्राउंड पे होगा उसके लिए ये ब्लॉक अगर x से आगे जाएगा तो ये ब्लॉक भी x से क्या होगा, आगे जाएगा वहां पे। तो देखो यहां पे जब मैं नीचे वाले ब्लॉक को पुल करना स्टार्ट करता हूं तो उस केस में ये दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करते हैं। अब बताओ, ग्राउंड वाला ऑब्जर्वर अगर M2 ब्लॉक को देख रहा है तो इसको ये ब्लॉक मूव करता हुआ दिखाई देता है। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूं कि एक और ऑब्जर्वर है जो कहां बैठा है, M1 ब्लॉक पे बैठा है, और M1 पे बैठ के अगर मैं M2 को देखता हूं तो ये मुझे कैसा दिखाई देता है, रेस्ट में दिखाई देता है। अब मान लो ये चीज हमें गिवन है कि जितने भी सरफेस हैं ऑल द सरफेसेस आर रफ। अब बताओ सभी सरफेस अगर रफ होंगे तो होगा क्या। सबसे पहले चेक करो ग्राउंड और M1 के बीच में, बताओ ग्राउंड और M1 के बीच में जब फ्रिक्शन डेवलप होगा तो उसका नेचर क्या होगा। जिन दो बॉडी के बीच में हम फ्रिक्शन देख रहे हैं उनके बीच में हमें क्या चेक करना है, मोशन। मोशन का मतलब है रिलेटिव मोशन। अब बताओ ग्राउंड के रेस्पेक्ट में M1 क्या कर रहा है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में M1 स्लाइड कर रहा है। तो जिन दो बॉडी की हम बात कर रहे हैं उनके बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है, तो इसका मतलब है कि यहां पे जो फ्रिक्शन डेवलप होगा उसका नेचर काइनेटिक होगा। और आगे पढ़ोगे काइनेटिक फ्रिक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं Fk से। क्लियर ना। अब अगर मैं ग्राउंड के रेस्पेक्ट में M2 को देख रहा हूं तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में M2 ब्लॉक मूव जरूर कर रहा है, लेकिन जो फ्रिक्शन डेवलप होगा उसको हम काइनेटिक नहीं बोलेंगे, क्योंकि फ्रिक्शन ग्राउंड और M2 के बीच में नहीं डेवलप हो रहा है, फ्रिक्शन डेवलप हो रहा है बिटवीन M2 एंड M1। तो जब मैं M1 पे बैठ के M2 को देखता हूं तो मुझे ये ब्लॉक कैसा दिखाई देता है, रेस्ट में दिखाई देता है। अब M1 के रेस्पेक्ट में अगर M2 रेस्ट में है तो इसका मतलब है कि जो फ्रिक्शन है उसका नेचर कैसा है, स्टैटिक है। स्टैटिक फ्रिक्शन कब डेवलप होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन डेवलप होगा जबकि हम जिन दो सरफेस के बीच में या जिन दो बॉडी के बीच में हम फ्रिक्शन देख रहे हैं उनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए। तो अगर कोई रिलेटिव मोशन नहीं है तो उस केस में फ्रिक्शन का नेचर कैसा होगा, स्टैटिक होगा, और इसको हम किससे डिनोट करेंगे, Fs से। फिर नेक्स्ट एग्जांपल हम ये भी ले सकते हैं कि मान लो ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर हमने एक ब्लॉक को v0 वेलोसिटी से क्या कर दिया है, प्रोजेक्ट कर दिया है। अब बताओ ग्राउंड पे अगर हम किसी ब्लॉक को v0 वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करेंगे तो उस केस में ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये ब्लॉक क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है। तो इन दोनों बॉडी के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है, और रिलेटिव मोशन हो रहा है इसका मतलब है कि फ्रिक्शन का नेचर यहां पे क्या है, काइनेटिक है। क्लियर ना। तो जब हम फ्रिक्शन के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो फ्रिक्शन को अभी हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। एक को हम बोल रहे हैं स्टैटिक, दूसरे को हम लोग क्या बोल रहे हैं, काइनेटिक। स्टैटिक की हम बात कब करते हैं, स्टैटिक की हम बात करते हैं जबकि
जिन दो बॉडी के बीच में फ्रिक्शन देख रहे हो उनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए। काइनेटिक की हम बात कब करेंगे? काइनेटिक की हम बात करेंगे जबकि जिन दो बॉडी के बीच में हम फ्रिक्शन देख रहे हैं उनके बीच में रिलेटिव मोशन होना चाहिए। क्लियर इतना? तो इतना नोट डाउन करो, फिर आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कि काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है और स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे काइनेटिक की, फिर इस पे हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम लोग किस पे आएंगे? स्टैटिक पे आएंगे। तो इतना भी तुम लोग नोट डाउन करो, फिर आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज काइनेटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होता है, और काइनेटिक फ्रिक्शन के जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हमें फॉर्मूले को किस तरह से अप्लाई करना है। क्लियर? तो इतना तुम लोग पहले नोट डाउन करो थ्योरी अभी इसकी। अब देखो, अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, और वहां पे हमने फ्रिक्शन को दो पार्ट में क्लासिफाई किया था। फर्स्ट जो पार्ट था फ्रिक्शन का उसको हमने नाम दिया था काइनेटिक, और सेकंड को हमने नाम क्या दिया था? स्टैटिक। तो सबसे पहले हम लोग जिस फ्रिक्शन की बात करेंगे वो होगा काइनेटिक। तो हेडिंग डालो वहां पे काइनेटिक फ्रिक्शन। क्लियर था? अब देखो, जब भी हम काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करेंगे तो वहां पे सबसे पहला पॉइंट क्या लिखवाया था? जो भी फ्रिक्शन होता है वो हमेशा एक्ट करता है पैरेलल टू द कॉन्टेक्ट सरफेस। तो जब भी हम काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करेंगे ये हमेशा एक्ट करेगा पैरेलल टू द सरफेस। फिर काइनेटिक फ्रिक्शन की हम बात कब करते हैं? काइनेटिक फ्रिक्शन की हम बात करते हैं जबकि जिन दो बॉडी के बीच में हम फ्रिक्शन देख रहे हैं अगर उनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है तो फ्रिक्शन वहां पे हमारा क्या होता है? काइनेटिक होता है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन की हम बात करेंगे व्हेन देयर इज नो रिलेटिव मोशन, when there is no relative motion between the two bodies या फिर between the two surfaces। फिर जो भी काइनेटिक फ्रिक्शन है उसको हम डिनोट करते हैं Fk से, और Fk की वैल्यू क्या होती है? Fk की वैल्यू होती है म्यू के इंटू एन। तो जो भी काइनेटिक फ्रिक्शन है इसको हम डिनोट करेंगे Fk से। Fk को हम लोग लिखते हैं म्यू के इंटू एन। अब n जो होता है, n वहां पे होता है सरफेस की नॉर्मल, और रिजल्ट क्या रखना है? किस सरफेस की हम नॉर्मल कंसीडर करेंगे? जिस सरफेस पे हम लोग क्या कर रहे हैं? फ्रिक्शन देख रहे हैं। म्यूके जो रहता है, म्यूके को हम लोग डिफाइन करते हैं कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो जो भी म्यूके है, म्यूके को हम डिफाइन कर रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। अब इसमें एक चीज और नोट डाउन कर लो कि जो भी कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन होता है वो डिपेंड करता है दोनों सरफेस के नेचर पे। यानी जिन दो सरफेस की हम बात कर रहे हैं वो सरफेस जितने ज्यादा रफ होंगे म्यूके की वैल्यू उतनी वहां पे क्या होगी? हाई होगी। क्लियर हुआ? जिन दो सरफेस की हम बात कर रहे हैं अगर उन दोनों सरफेस के बीच में रफनेस ज्यादा होगी तो म्यूके ज्यादा होगा, और अगर रफनेस कम होगी और अगर सरफेस की रफनेस कम होगी तो म्यूके वहां पे क्या होगा? स्मॉल होगा। तो जो भी म्यूके है, म्यूके किसकी प्रॉपर्टी है? म्यूके प्रॉपर्टी है उन दोनों सरफेस के नेचर की प्रॉपर्टी है। फिर नेक्स्ट लिखो वहां पे डायरेक्शन, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट यही है, जब भी हम काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करेंगे इसका डायरेक्शन होगा ऑपोजिट टू रिलेटिव वेलोसिटी। ऑपोजिट टू रिलेटिव वेलोसिटी। तो जिस डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी होगी उसके ऑपोजिट हम वहां पे क्या अप्लाई करेंगे? काइनेटिक फ्रिक्शन अप्लाई करेंगे। फिर एक चीज और ध्यान रखनी है कि जब भी हम काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करेंगे म्यूके कांस्टेंट होता है, एन कांस्टेंट होता है ज्यादातर केस में, तो वहां पे हम बोलते हैं कि जो भी काइनेटिक फ्रिक्शन है इट इज अ कांस्टेंट फोर्स। क्लियर? अब सबसे पहले मैं यहां पे इस पॉइंट को एक्सप्लेन करता हूं।
क्योंकि जब न्यूमेरिकल हम सॉल्व करते हैं तो मेनली हमें काइनेटिक फ्रिक्शन के डायरेक्शन से मतलब होता है कि काइनेटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा। अब सबसे पहला केस कंसीडर करो वहां पे कि ग्राउंड है और ग्राउंड के ऊपर हमने एक ब्लॉक को v0 वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दिया है आगे की ओर। अब बताओ फ्रिक्शन किसके बीच में डेवलप होगा? फ्रिक्शन डेवलप होगा बिटवीन ब्लॉक एंड ग्राउंड। अब मैं अगर ग्राउंड पे खड़ा हूं तो बताओ जो ऑब्जर्वर ग्राउंड पे होगा, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये ब्लॉक कहां जाता हुआ दिखाई दे रहा होगा? आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा होगा। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी दिखाई देगी उसके ऑपोजिट हम यहां पे क्या अप्लाई करेंगे? काइनेटिक फ्रिक्शन। तो इस केस में काइनेटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट होगा। अब न्यूटन का थर्ड लॉ यूज करो। अगर ब्लॉक पे काइनेटिक फ्रिक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट है तो ग्राउंड पे काइनेटिक फ्रिक्शन कहां होगा? ग्राउंड पे काइनेटिक फ्रिक्शन टुवर्ड्स राइट होगा। होगा नहीं होगा? फिर नेक्स्ट डायग्राम ड्रॉ करो वहां पे। मान लो यहां पे एक ब्लॉक है और जो भी ब्लॉक है, ब्लॉक मूव कर रहा है टुवर्ड्स राइट और किसी टाइम पे इसकी वेलोसिटी कितनी है? v0। उसी टाइम पे ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स भी लग रहा है। तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ब्लॉक जो है, ब्लॉक राइट की ओर जा रहा है और इस ब्लॉक के ऊपर हम लेफ्ट की ओर क्या कर रहे हैं? फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अब ये जो फोर्स रहेगा ये ब्लॉक की वेलोसिटी को वहां पे क्या करेगा? डिक्रीज कराएगा। अब अगर मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि यहां पे फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या है, तो रिजल्ट याद रखना है कि डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स का डायरेक्शन कुछ भी हो, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें वहां पे क्या देखना है? रिलेटिव वेलोसिटी देखनी है। और ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अगर देखोगे तो ब्लॉक की वेलोसिटी आगे है, तो इस केस में काइनेटिक फ्रिक्शन कहां होगा? इस केस में काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे की ओर होगा वहां पे। फिर नेक्स्ट डायग्राम ड्रॉ करो वहां पे। मान लो यहां पे दो ब्लॉक हैं, एक है ब्लॉक ए, दूसरा है ब्लॉक बी। जो ब्लॉक ए है उसकी वेलोसिटी में बोल रहा हूं 60 मीटर पर सेकेंड है। जो ब्लॉक बी है उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है। और ए और बी इन दोनों के बीच का सरफेस रफ है। अब अगर ए और बी के बीच का सरफेस अगर रफ होगा तो इन दोनों के बीच में यहां पे क्या डेवलप होगा? काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। अब काइनेटिक फ्रिक्शन का हमें डायरेक्शन कैसे मिलेगा? हम स्टडी करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी की। तो इस केस में रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या है? या तो हम ए पे बैठ के बी की स्टडी कर लें या फिर हम बी पे बैठ के किसकी स्टडी कर लें? ए की कर लें। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं? ए पे बैठ के बी को देखते हैं। अब बताओ ए पे बैठ के अगर बी को देख रहे हैं तो एक्चुअली हम क्या फाइंड आउट करने जा रहे हैं? वी बी ए। और वी बी ए क्या होता है? वी बी ए होता है वी बी माइनस वी ए। अब सबकी वैल्यू वेक्टर फॉर्म में पुट करोगे तो 20 आई कैप माइनस 60 आई कैप, तो वी बी ए निकल के आता है माइनस 40 आई कैप। और नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है? नेगेटिव साइन यहां पे इंडिकेट करता है कि जब हम ए पे बैठ के बी को देखेंगे तो हमें इसकी वेलोसिटी लेफ्ट की ओर दिखाई देगी। क्लियर? अब जिस डायरेक्शन में ब्लॉक मूव करता हुआ दिखाई देगा उसके ऑपोजिट हम लोग क्या अप्लाई करेंगे? फ्रिक्शन अप्लाई करेंगे। तो बी पे अगर फ्रिक्शन की बात कर रहा है तो बी पे काइनेटिक फ्रिक्शन टुवर्ड्स राइट होगा। अब अगर बी पे राइट है तो न्यूटन्स के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग ए पे काइनेटिक फ्रिक्शन कहां होगा? लेफ्ट की ओर होगा। क्लियर हो? अब इसका उल्टा कर दो। अब इसके रिवर्स का मतलब क्या है? रिवर्स का मतलब है कि हमने वेलोसिटी को इंटरचेंज करा दिया। बी की वेलोसिटी मैंने कर दी 60 और ए की वेलोसिटी मैंने वहां पे कर दी 20। अब हम लोग ए पे बैठ के बी को देख रहे हैं।
अब बताओ ए पे अगर बैठ के बी को देख रहे हैं तो फिर से हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे और वी बी ए, बताओ क्या बन जाएगा, वी बी ए बन जाएगा 60 आई कैप माइनस 20 आई कैप, तो रिजल्ट आ गया 40 आई कैप। और ये वेलोसिटी पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि जब हम बी की स्टडी ए पे जाके करेंगे तो इस ऑब्जर्वर को ये ब्लॉक राइट की ओर जाता हुआ दिखाई देगा, और जिस डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी है उसके ऑपोजिट यहां पे क्या अप्लाई कर दो, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो बी पे काइनेटिक फ्रिक्शन लेफ्ट की ओर होगा और ए पे काइनेटिक फ्रिक्शन राइट की ओर होगा। तो जब भी हमें काइनेटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन डिटरमाइन करना होगा वहां पे हम लोग क्या चेक करेंगे, वहां पे हम लोग चेक करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी को। जिस डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी होगी उसके ऑपोजिट हम काइनेटिक फ्रिक्शन को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो इसको नोट डाउन करो, फिर आगे हम डिस्कस करते हैं कुछ प्रॉब्लम जहां पे हम इस काइनेटिक फ्रिक्शन के फॉर्मूले को क्या करेंगे, यूज करेंगे वहां पे। अब देखो नेक्स्ट केस कंसिडर करो, और नेक्स्ट केस में हम लोग क्या डिफाइन कर रहे हैं कि यहां पे एक इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड का एंगल थीटा है, जो भी इंक्लाइंड है ये हमारा यहां पे रफ है, और कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के है। कई बार देखोगे बुक में म्यू के की जगह सिंपली सिंबल यूज करता है म्यू बी। तो जो भी सरफेस है ये सरफेस रफ है और इस इंक्लाइंड का एंगल कितना है, थीटा है। अब इस इंक्लाइंड प्लेन पे हम क्या कर रहे हैं, एक ब्लॉक को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और इस ब्लॉक को हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं अपवर्ड। तो जो भी ब्लॉक है, ब्लॉक को हमने प्रोजेक्ट किया अलोंग द इंक्लाइंड अपवर्ड। अब मैं अगर तुमसे पूछ रहा हूं कि फाइंड आउट द रिटार्डेशन ऑफ दिस ब्लॉक, अगर तुमसे पूछता हूं कि इस ब्लॉक का रिटार्डेशन क्या है, तो क्या बोलोगे यहां पे? अगर मुझे ब्लॉक का रिटार्डेशन फाइंड आउट करना है तो इस केस में मैं ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूंगा, और यहां पे जब ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे एक तो एन होगा, दूसरा mg का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में mg cos थीटा, mg का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में mg sin थीटा। अब क्या लिखवाया था, जिस डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी होगी उसके ऑपोजिट यहां पे काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। अब जो भी ब्लॉक है ये ब्लॉक परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन तो मूव कर नहीं रहा है, तो इस केस में हम इक्वेशन लिखेंगे n किसके बराबर, mg cos थीटा के बराबर। अब बताओ नेट फोर्स कहां है, नेट फोर्स यहां पे नीचे की ओर है, और नेट फोर्स कितना हो गया, नेट फोर्स हो गया mg sin थीटा प्लस fk। अगले स्टेप में क्या होगा, नेट फोर्स को लिख दो m इंटू ए mg sin थीटा, और fk का मतलब होता है म्यू के या म्यू इंटू एन, और n की वैल्यू सॉल्व करोगे तो यहां पे हमें a की वैल्यू मिलेगी, और a कितना निकल के आता है, g sin थीटा माइनस म्यू जी cos थीटा। तो g को कॉमन लोगे तो a की वैल्यू निकल के आती है g sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा। तो जब ये ब्लॉक ऊपर जाएगा तो ये ब्लॉक का यहां पे क्या होगा, रिटार्डेशन होगा। तो कुछ जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहां पे इस फॉर्मूले को क्या करते हैं, या इस रिजल्ट को हम लोग अप्लाई करते हैं। फिर नेक्स्ट केस कंसीडर करो कि अगेन सेम इंक्लाइंड प्लेन है, और इस इंक्लाइंड प्लेन पे हम ब्लॉक को प्रोजेक्ट कर रहे हैं नीचे की ओर विथ सम वेलोसिटी v नॉट। अब बताओ ब्लॉक को अगर हम नीचे की ओर प्रोजेक्ट करेंगे तो फ्रिक्शन कहां आ जाएगा, फ्रिक्शन आ जाएगा ऊपर की ओर, इस डायरेक्शन में mg sin थीटा, इस डायरेक्शन में mg cos थीटा, इस डायरेक्शन में n। फिर से अगर देखोगे तो n किसको बैलेंस करते हुए चलेगा, mg cos थीटा को बैलेंस करते हुए चलेगा। अब अगर इन दोनों फोर्स को हम कंपेयर करें तो दो केस पॉसिबल हो सकते हैं। हो सकता है कि mg sin थीटा fk से क्या हो, ज्यादा हो, और अगर mg sin थीटा fk से ज्यादा होगा तो नेट फोर्स कहां आएगा, नीचे की ओर आएगा। यह भी पॉसिबल हो सकता है कि fk की वैल्यू mg sin थीटा से ज्यादा हो,
और एफ के अगर एम जी साइन थीटा से ज्यादा होगा तो उस केस में नेट फोर्स कहां लगेगा, ऊपर की ओर लगेगा, और नेट फोर्स अगर ऊपर की ओर होगा तो ब्लॉक की वेलोसिटी वहां पे क्या होगी, डिक्रीज कर जाएगी। मान लो इस केस में हमने एजम्पशन लिया कि एम जी साइन थीटा इज ग्रेटर देन एफ के, तो जो नेट फोर्स रहेगा, नेट फोर्स लिखा जाएगा एम जी साइन थीटा माइनस एफ के इक्वल्स टू एम इंटू ए डैश। इस केस में ए डैश का डायरेक्शन हमने क्या एजम्पशन लिया है, नीचे की ओर है, और ए डैश अगर नीचे की ओर होगा तो ब्लॉक की वेलोसिटी यहां पे क्या होगी, इंक्रीज करेगी वहां पे। अब अगले स्टेप में इक्वेशन क्या लिखोगे, एम ए डैश इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एन की वैल्यू। तो इस केस में ब्लॉक का एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। क्लियर हुआ? तो जब ये ब्लॉक नीचे आएगा तो उस केस में ए डैश की वैल्यू होगी जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, और जब ये ब्लॉक ऊपर जा रहा होगा तो ए की वैल्यू होगी जी साइन थीटा। अच्छा, यहां पे एक चीज चेक करना है, यहां पे साइन क्या था हमारा, पॉजिटिव था, तो यहां पे ए की वैल्यू थी हमारी जी साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा, लेकिन यहां पे बनेगा जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। तो आगे जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इस फॉर्मूले को वहां पे हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। अब देखो नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देखो, प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है, प्रॉब्लम में बोल रहा है कि एक प्लैंक है, और जो भी प्लैंक है, प्लैंक को हमने फ्रिक्शनलेस सरफेस पे लाके क्या कर दिया है, प्लेस कर दिया है। t इक्वल्स टू 0 पे हम क्या कर रहे हैं, t इक्वल्स टू 0 पे हम इस प्लैंक के ऊपर एक ब्लॉक को v0 वेलोसिटी से क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ध्यान रखना, जो भी हमने वेलोसिटी दी है वो वेलोसिटी हम केवल ब्लॉक को दे रहे हैं, प्लैंक को हमने कोई वेलोसिटी इनिशियली इंपार्ट नहीं की है। तो इनिशियली प्लैंक रेस्ट में, और t इक्वल्स टू 0 पे प्लैंक के ऊपर ब्लॉक को हम v0 वेलोसिटी से क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अब ये भी क्वेश्चन में गिवन है कि सरफेस बिटवीन ब्लॉक एंड प्लैंक इज रफ, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दिया है, म्यू दिया है। अब क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द कॉमन वेलोसिटी विथ विच द ब्लॉक विल मूव। यानी क्वेश्चन में ऐसा बोल रहा है कि एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों ब्लॉक एक साथ मूव कर रहे होंगे, तो हमें वो कॉमन वेलोसिटी क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। अब देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो मेथड हैं। एक मेथड जो बहुत सिंपल होता है वो होता है मोमेंटम से होता है, जहां पे हम मोमेंटम के कंजर्वेशन की बात करते हैं। लेकिन अभी तक हम लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नहीं पढ़ा है, तो अभी हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे काइनेमेटिक्स के रिलेशन से। तो देखो, सबसे पहले होगा क्या, जैसे ही हम प्लैंक के ऊपर ब्लॉक को प्रोजेक्ट करेंगे v0 वेलोसिटी से, उसी टाइम पे ब्लॉक के ऊपर काइनेटिक फ्रिक्शन लगना स्टार्ट होगा पीछे की ओर। फिर न्यूटन्स का थर्ड लॉ यूज करो। अब न्यूटन्स के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स किस पे लगना स्टार्ट होगा, प्लैंक पे लगना स्टार्ट होगा। अब मैं अगर ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूं तो ब्लॉक के ऊपर एक तो नॉर्मल है, दूसरा mg है, तीसरा यहां पे क्या है, fk है। वेलोसिटी कहां थी, राइट की ओर थी। नॉर्मल किसको बैलेंस कर रहा है, इस केस में नॉर्मल बैलेंस कर रहा है mg को। जो भी रिजल्टेंट फोर्स है वो v0 के ऑपोजिट है। इसका मतलब है कि इस केस में ब्लॉक की वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, होगा नहीं हुआ? तो इस केस में जो ब्लॉक है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, ध्यान रखना, ये जो भी हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं वो ड्रॉ कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में एन mg को बैलेंस करेगा, नेट फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट है, और नेट फोर्स अगर टुवर्ड्स लेफ्ट है तो ये वेलोसिटी को क्या कराएगा, डिक्रीज कराएगा। अब न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग इस डायरेक्शन में क्या होगा, रिटार्डेशन होगा यहां पे। तो मान लो रिटार्डेशन कितना है, a1 इक्वेशन हो जाएगी fk इक्वल्स टू m इंटू a1। क्लियर इतना? अब देखो, यहां पे अगर हम नॉर्मल की बात कर रहे हैं तो नॉर्मल इस जगह भी डेवलप होगी और नॉर्मल इस जगह भी डेवलप होगी। लेकिन जब हम काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करते हैं, और काइनेटिक फ्रिक्शन को जब हम लिखते हैं म्यू इंटू एन, तो नॉर्मल हम उस सरफेस की लेते हैं जहां पे क्या डेवलप हो रहा है, फ्रिक्शन डेवलप हो रहा है। मान लो यहां की नॉर्मल कितनी है, एन डैश, लेकिन हमें एन डैश से मतलब नहीं है, हमें किस नॉर्मल से मतलब है, जो ब्लॉक और प्लैंक के बीच में डेवलप हुई है। और एन की वैल्यू यहां पे कितनी है,
mg है, तो जो भी a1 है, a1 की वैल्यू यहां पे म्यू इंटू जी है। इसका मतलब है कि ये जो ब्लॉक है, इतने ये ब्लॉक का यहां पे क्या होगा, रिटार्डेशन होगा, और इससे, इस रिटार्डेशन से इसकी वेलोसिटी यहां पे क्या होगी, डिक्रीज कर रही होगी। अब मैं अगर प्लैंक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूं विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो प्लैंक इनिशियली रेस्ट में था। जैसे ही हमने ब्लॉक को v नॉट वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, उसके ऊपर एक तो आएगी ब्लॉक की नॉर्मल, ग्राउंड की नॉर्मल, इसका वेट mg। ये क्वेश्चन में गिवन है कि मास ऑफ द प्लैंक इज कैपिटल M एंड मास ऑफ दिस ब्लॉक इज स्मॉल m। फ्रिक्शन कहां लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है आगे की ओर। अब बताओ, कोई बॉडी पहले से रेस्ट में थी और उसके ऊपर नेट फोर्स लगना स्टार्ट होता है टुवर्ड्स राइट, तब ब्लॉक का क्या होगा या प्लैंक का क्या होगा? तो रिजल्ट क्या है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगना स्टार्ट होगा, अब उसी डायरेक्शन में ये प्लैंक क्या होगा, एक्सेलरेट करना स्टार्ट करेगा। इसका मतलब है कि यहां पे अब प्लैंक की वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। इस डायरेक्शन में प्लैंक का क्या होगा, एक्सेलरेशन a2 होगा। अब इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो ब्लॉक की वेलोसिटी पहले 10 थी, प्लैंक की वेलोसिटी क्या थी, 0। ब्लॉक की वेलोसिटी डिक्रीज होके 8 आ गई, मान लो प्लैंक की वेलोसिटी कितनी हो गई, 1 हो गई। इसकी वेलोसिटी 7, इसकी वेलोसिटी कितनी, 1.5। तो ब्लॉक की वेलोसिटी कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रही है, प्लैंक की वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। एक टाइम ऐसा आ गया जब दोनों की वेलोसिटी वहां पे क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो इस केस में ब्लॉक की वेलोसिटी कम हो रही है, प्लैंक की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो सकती है। तो मान लो वो टाइम मेरा क्या है, t है। तो t टाइम बाद ब्लॉक और प्लैंक दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। अब यहां पे अगर इक्वेशन लिखोगे प्लैंक की, तो प्लैंक की इक्वेशन क्या लिखोगे, नेट फोर्स Fk को लिखोगे m इंटू a2। अब ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन है, ये तो एक्शन रिएक्शन पेयर है, तो जो Fk की वैल्यू यहां पे थी वही Fk की वैल्यू यहां पे एप्लीकेबल होगी। तो Fk को वी कैन राइट म्यू mg इक्वल्स टू, तो जो भी a2 है, a2 की वैल्यू हो जाएगी म्यू mg बाय कैपिटल M। क्लियर? तो इस केस में जो a2 आएगा, a2 की वैल्यू आएगी म्यू mg बाय कैपिटल M। अब सबसे पहले हम लोग ये फाइंड आउट करते हैं कि कितने टाइम बाद दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। तो अब क्या करोगे, फॉर्मूला यूज करो, v इक्वल्स टू u प्लस at। अभी हम ग्राउंड के रेस्पेक्ट में सॉल्व कर रहे हैं। अब बताओ, सबसे पहले ये रिजल्ट यूज करो किसके लिए, ब्लॉक के लिए। ब्लॉक के लिए रिजल्ट यूज करोगे तो इनिशियल वेलोसिटी v नॉट माइनस a1 टाइम t टाइम बाद वेलोसिटी v। अब ये फॉर्मूला यूज करो प्लैंक के लिए, तो प्लैंक की इनिशियल वेलोसिटी 0, प्लैंक का एक्सेलरेशन a2 टाइम t टाइम बाद वेलोसिटी v। अब t टाइम बाद दोनों की वेलोसिटी अगर सेम है तो दोनों को हम इक्वेट कर देंगे, तो इक्वेशन आएगी v नॉट माइनस a1t इक्वल्स टू a2t, t की वैल्यू v नॉट अपॉन a1 प्लस a2। तो ये वो टाइम होगा जिस टाइम पे दोनों की वेलोसिटी वहां पे क्या होगी, सेम होगी। अब वैल्यू पुट कर दो वहां पे, t v नॉट, a1 की जगह म्यू जी, a2 की जगह म्यू mg स्मॉल m बाय कैपिटल M। म्यू जी बाहर लोगे तो रिजल्ट होगा 1 प्लस स्मॉल m बाय कैपिटल M। सॉल्व करोगे तो रिजल्ट हो जाएगा m v नॉट अपॉन म्यू जी इंटू कैपिटल M प्लस क्या हो गया, स्मॉल m। तो ये वो टाइम होगा जिस टाइम पे दोनों की ब्लॉक की वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी। अब कोई भी एक रिजल्ट को यूज करो, या तो इस रिजल्ट को यूज करो या फिर इस रिजल्ट को यूज करो। इन दोनों में से किसी एक रिजल्ट को यूज करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी,
फाइनल वेलोसिटी या कॉमन वेलोसिटी, तो v कितना था, v था a2 इंटू टी। इस इक्वेशन को मैं यूज कर रहा हूं। a2 की वैल्यू कितनी थी, म्यू एम जी बाय कैपिटल एम, और t की जगह पुट कर दो वहां पे। अब बताओ t की जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, t की जगह हम लोग पुट कर सकते हैं एम वी नॉट अपॉन म्यू जी इंटू, अब क्या होगा, m वाली टर्म कैंसिल आउट होगी, म्यू जी वाली कैंसिल आउट होगी, और कॉमन वेलोसिटी हमारी निकल के आती है एम वी नॉट अपॉन एम प्लस एम। तो यही हमारी यहां पे क्या होगी, कॉमन वेलोसिटी होगी, जिससे ये ब्लॉक यहां पे क्या करेगा, मूव करेगा। फिर नेक्स्ट रिजल्ट को देखो, कुछ टाइम बाद दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाती है, प्लैंक की वेलोसिटी भी v, ब्लॉक की वेलोसिटी भी v। अब बताओ उस टाइम पे फ्रिक्शन का क्या होगा। अभी तक फ्रिक्शन क्यों डेवलप हो रहा था, क्योंकि दोनों बॉडी के बीच में रिलेटिव मोशन था। अब अगर मैं प्लैंक पे बैठ के अगर मैं ब्लॉक को देखूंगा तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, v माइनस v, 0। और अगर कोई रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है, इसका मतलब है कि अब वहां पे काइनेटिक फ्रिक्शन हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया। काइनेटिक फ्रिक्शन की हम बात कब तक करते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन की हम बात करते हैं जब तक दोनों बॉडी के बीच में क्या होता है, रिलेटिव मोशन होता रहता है। तो रिलेटिव मोशन अगर बंद हुआ तो फ्रिक्शन भी क्या हो गया, खत्म हो गया। और फ्रिक्शन अगर खत्म हो गया तो अब ये सिस्टम कंटिन्यूअसली v वेलोसिटी से क्या करता रहेगा, मूव करता रहेगा। अब देखो इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करना चाहते हैं तो इस क्वेश्चन को हम लोग रिलेटिव से भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अभी हमने ग्राउंड पे जाके सॉल्व किया, चाहो तो हम प्लैंक पे बैठ के भी ब्लॉक की क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं वहां पे। लेकिन अभी हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया है ग्राउंड पे जाके। अगर चाहते हो तो फ्रेम को चेंज करके भी हम क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को नोट डाउन करो, फिर आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे अब यहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन। क्लियर हुआ? तो इतना नोट डाउन करो, और कुछ जो क्वेश्चंस हैं तुम्हारे पास काइनेटिक फ्रिक्शन के मॉड्यूल के, उसको क्या करके देखो, सॉल्व करके देखो।